हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो सौर मंडल पे बात की थी और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो वायु दाब पेटियां हैं। ये टॉपिक हमारा पवनों के अंतर्गत आता है। इसमें वायु दाब पेटियां यानी पवनों से ही हम शुरू करते हैं। पवनों के अंतर्गत ही वायु दाब पेटियां आती हैं। पवनों के अंतर्गत ही स्थायी पवनें आती हैं। पवनों के अंतर्गत ही सामयिक पवनें या मौसमी पवनें आती हैं। पवनें तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रचलित पवनें या सनातन पवनें या स्थायी पवनें। दूसरी पवनें जो होती हैं वो सामयिक पवनें होती हैं, जिसको हम जो सामयिक पवनों के अंतर्गत हम बात करें तो किसको देखते हैं? मानसूनी पवनों को देखते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय पवनें हैं, इन स्थानीय पवनों के अंतर्गत दैनिक पवनें आती हैं। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक अपना क्या है आज का? वायु दाब पेटियां। टॉपिक कौन सा है? वायु दाब पेटियां। थोड़ा इसको समझते हैं, वायु दाब क्या होता है। वायु दाब पेटी क्या पढ़ना है हमें? वायु दाब पेटी। सबसे पहले हम पढ़ें कि ये जो वायु मैंने शब्द लिखा है, इस वायु का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं वायु क्या होती है, तो वायु को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, क्या परिभाषा वायु की होती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो वायु क्या होगी? गैस है, धूल कण व जलवाष्प के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। गैसें क्या कहेंगे? गैसें, धूल कण, गैसें, धूल कण व जलवाष्प के विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भाई साहब? मिश्रण को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। वायु कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें वायु दाब क्या होता है, तो अगर मैं वायु दाब की बात करूं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वायु दाब क्या होता है? तो वायु दाब क्या होता है? किसी स्थल या फिर जल क्षेत्र, किसी स्थल क्षेत्र या जल क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल यूनिट क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा डाला गया भार या फिर डाला गया भार या बल क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। अब वायु दाब से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ये जो वायु दाब है, इस वायु दाब की खोज किसने की या वायु दाब के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। आंसर हमारा क्या होगा? ग्यूरिक। किसने खोजा था? ग्यूरिक ने। परिभाषा क्या है? स्थल या जल क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल स्थल या जल क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा डाला गया भार या बल क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं? वायु दाब का मापन किससे करते हैं? अगर हमसे पूछा जाए वायु दाब का मापन किससे होता है, तो मापन हम किससे करेंगे? बैरोमीटर। वायु दाब का मापन किससे होता है? बैरोमीटर। इस बैरोमीटर को अगर हम 14 बैरोमीटर लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मरकरी बैरोमीटर लिख लें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। शब्द हमें क्या ध्यान रखना है? बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर दे रखा हो फिर भी ठीक है, मरकरी बैरोमीटर दे रखा हो फिर भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को आप फिर सुनिए। वायु दाब का मात्रक क्या होता है? वायु दाब का मात्रक, तो आंसर हम क्या देंगे? वायु दाब के अगर हम मात्रक की बात करें तो वायु दाब का मात्रक क्या होता है? बताइए। मिलीबार। वायु दाब का मात्रक क्या होता है? मिलीबार या फिर पास्कल।
मिली बार। या फिर अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से। वायु दाब का मात्रक मिलीबार अगर दे रखा है, ठीक है, अगर मिलीबार नहीं है तो आंसर क्या होगा, पास्कल। ये वायु दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैरोमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसको और देख लेते हैं जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बैरोमीटर, अगर मैं बैरोमीटर की बात करूं, इस बैरोमीटर की जो कंडीशन है, ये अपना जो बैरोमीटर है इसको देखिए थोड़ा, ये बैरोमीटर है। इस बैरोमीटर में अगर पारा ऊपर बढ़ जाए या पारा नीचे चले जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई अगर बढ़ जाए या बैरोमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इसको देखते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर बढ़ जाए अगर ऊपर को चला जाए तो इसका मतलब क्या है, मौसम साफ रहेगा। क्या मतलब है, मौसम साफ रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है तो पहली कंडीशन मौसम साफ रहेगा, दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे प्रतिचक्रवात पैदा होंगे। कौन से चक्रवात, प्रतिचक्रवात। दूसरी बात, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक घट जाए तो क्या होगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक घट जाए, अगर घट जाए या नीचे गिर जाए तब क्या है, आंसर आपको देना है वर्षा। तब क्या होगा, वर्षा होगी। तीसरी कंडीशन ध्यान रखना है, बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से कम हो जाए या तेजी से घट जाए। तो तेजी से अगर घट जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमें क्या आंसर देना है, मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंधी तूफान के साथ वर्षा। क्या ध्यान रखना है, आंधी तूफान के साथ वर्षा। दूसरी बात और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं। प्रतिचक्रवात कब, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से घट जाए तो क्या होगा, चक्रवात उत्पन्न होगा। अगर पाठ्यांक बढ़ जाए तो प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा और हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चनों की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि जो वायुमंडल दाब है वो सर्वाधिक वायुमंडल दाब कहाँ होता है, तो सर्वाधिक वायुमंडल दाब आपको जो बताना है, सर्वाधिक वायुमंडल दाब कहाँ बताओगे, मंडल दाब। तो कहाँ बता देंगे हम, समुद्र तल पर। अगर हमसे पूछा जाए वायुमंडल दाब जो है वो सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम तो हम कहाँ बताएंगे, भूमध्य रेखा पर। कहाँ बताएंगे भैया, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन, अगर यही से पूछा जाए कि किस स्थान पर वायुमंडल दाब सबसे ज्यादा है, किस स्थान पर वायुमंडल दाब सबसे कम है, इनके आंसर देख लीजिए। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक किस स्थान पर है, तो सर्वाधिक हमें बताना है जो एरिया ठंडा होगा वहां वायु दाब ज्यादा होगा, जो एरिया गर्म होगा वहां वायु दाब कम होगा। देखते हैं सर्वाधिक वायु दाब कहाँ है, जो सबसे ठंडा एरिया है तो कहाँ होगा, साइबेरिया रूस के अंदर। साइबेरिया जो मरुस्थल है यहाँ, ये कहाँ पर है, रूस में। साइबेरिया में सर्वाधिक वायुमंडल दाब होगा। अगर सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम वायुमंडल दाब कहाँ होगा, तो आंसर हम क्या देंगे, मारियाना या मेरियाना ट्रेंच। कहाँ देंगे, मेरियाना ट्रेंच। ये कहाँ है, फिलीपींस बताना है, फिलीपींस। और फिलीपींस में अगर हम देखें तो ये कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर। कौन से महासागर में है,
प्रशांत महासागर में आपको बताना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, इसको इंपोर्टेंट करके लिख लेना, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे गहरी गर्त, विश्व की सबसे गहरी गर्त। तो आंसर क्या देंगे, विश्व की सबसे गहरी गर्त तो कौन सी है, मारियाना ट्रेंच या मेरियाना ट्रेंच। विश्व की सबसे गहरी गर्त पूछी जाए तो मेरियाना ट्रेंच आपको आंसर देना है। दूसरी बात, अब जो वायुमंडलीय दाब है ये पड़ता है तो कितना पड़ता है, उस दाब की दबाव की भी हम बात कर लें। तो वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का अगर एरिया है, 1 वर्ग सेंटीमीटर जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा निकल के ए बराबर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। 1 वर्ग सेंटीमीटर का अगर एरिया है तो यहाँ पे दबाव कितना पड़ेगा, 1024 ग्राम के बराबर, यानी कि लगभग बात करें तो 1 किलोग्राम। अगर पूछा जाए सामान्यतः वायु दाब कितना होता है, बैरोमीटर में सामान्य वायु दाब का पाठ्यांक कितना होता है, तो बैरोमीटर में सामान्य वायु दाब का पाठ्यांक, सामान्य वायु दाब जो हमें बताना है वो कितना बताना है, इसको थोड़ा नोट करके लिख लेना। सामान्य वायु दाब 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई, 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई, ये ऊंचाई कहाँ होगी, बैरोमीटर में। अगर बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर है तो वायु दाब क्या है, सामान्य है। अगर इस सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में लिखूं तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं तो ये लिख सकता हूं 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई बैरोमीटर में अगर है तब भी क्या है, हमारा सामान्य वायु दाब है। अगर इससे ऊपर जाता है पारा तो क्या होगा, मौसम साफ रहेगा, प्रति चक्रवात आएंगे। अगर नीचे गिरता है धीरे धीरे तो क्या होगा, वर्षा होगी। अगर तेजी से नीचे गिरता है तो क्या होगा, आंधी तूफान के साथ वर्षा और साथ में क्या, चक्रवात आएंगे। आगे देखते हैं और हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो ये जो वायु दाब है ये पृथ्वी तल से ऊपर जाए तब भी घटेगा, पृथ्वी तल से नीचे जाए तब भी घटेगा। ऊपर जाने पर क्यों घटेगा, ऊपर जाने पर इसलिए घटेगा कि जो वायुमंडल की परतें हैं वो परतों का घनत्व नीचे वाली का अधिक होता है, ऊपर वाली का कम होता है, तो वायु दाब ऊपर जाने पे क्या होगा, कम। दूसरी बात, अगर हम नीचे जाएं तो नीचे जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम हो जाएगा। दूसरा कारण यह है कि नीचे अगर हम जाते हैं तब भी वायु दाब कम होता है। दोनों ही कंडीशन में वायु दाब कम पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर वायु दाब क्या लिखना है, घटता है। क्या लिखना है, वायु दाब घटता है। इसको आप स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट लिख लेना। पृथ्वी तल से ऊपर जाएं तब भी वायु दाब घटेगा, नीचे जाएं फिर भी वायु दाब घटेगा। क्यों घटेगा, क्या कारण है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, उन एग्जाम्पल को हम देखते हैं। वायुमंडल दाब जो घटता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि वायुयान में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो उसके फाउंटेन पेन अगर उसके पास है तो फाउंटेन पेन से स्याही का निकलना क्या दर्शाता है, वायुमंडल दाब का कम होना। अगर कोई पर्वतारोही व्यक्ति पहाड़ों पर ऊंचाइयों पर जाता है तो ऊंचाइयों पर जाने पर क्या होगा कि उसके जो नाक है उससे ब्लड आना, खून आना, ये भी क्या दिखाता है, वायुमंडलीय दाब का कम होना दिखाता है। इसके अलावा जो मछलियां गहरे पानी में रहती हैं, समुद्र में रहती हैं, उनको अगर हम ऊपर ले आए तो वो मर जाती हैं। ये भी क्या बताता है, वायु दाब जो कम हो रहा है उसके कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं। उन इफेक्टों के एग्जाम्पल मैंने दिए। वायु दाब कम होने के कारण क्या क्या होता है, फिर सुनिए। समुद्र में गहराई में रहने वाली मछलियां ऊपर लाने पर मर जाती हैं, वायु दाब कम होने के कारण। वायुयान में जो व्यक्ति बैठा है
उसके पास जो फाउंटेन पेन है उससे स्याही का बाहर निकलना क्या दिखाता है, वायु दाब कम होना। दूसरी बात, ऊंचाई पर जाने वाले व्यक्ति या पहाड़ों पर चढ़ने वाले व्यक्ति के नाक से खून का आना, ब्लड का निकलना क्यों क्या दर्शाता है, वायुमंडल दाब का कम होना। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके अलावा और हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा मैं देख लूं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, टॉपिक हमारा क्या था, वायु दाब पेटियां। इन पेटियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए फटाफट, इसमें सबसे पहले हमें जो देखना है पवनों के प्रकार देखने हैं। पवनों के अंतर्गत ही क्या आएंगी, वायु दाब पेटियां आएंगी। पवनें कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। स्थायी पवनें, इन्हीं को कहते हैं हम प्रचलित पवनें, इन्हीं को कहते हैं सनातन पवनें। दूसरी बात, मानसूनी पवनें या सामयिक पवनें, ये 3 प्रकार की हैं। मानसूनी पवनें, स्थल समीर और जल समीर। सनातन पवनें कितने प्रकार की हैं, व्यापारिक पवनें, सन्मार्ग या फिर सन्मार्गी पवनें या फिर पछुआ पवनें या ध्रुवीय पवनें, 3 प्रकार की। अगर मैं स्थानीय पवनों की बात करूं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दैनिक पवनें बोलते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। जैसे हरमटन, सराको, चिनूक, लू, ये कैसी हैं, गर्म पवन है। लू कहाँ चलती है, भारत और पाकिस्तान के अंदर चलती है। अगर मैं बात करूं ठंडी पवनें तो मिस्ट्रल है, बोरा है, लेवेंटर है और ब्लिजार्ड है। ये सब कैसी पवनें हैं, ठंडी पवनें हैं। इनकी जो बात हम करेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये पूरा फंक्शन इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में स्थानीय पवनें, ठंडी या गर्म पवन पूछी जाती है। इसको हम एक नई वीडियो में बात करेंगे। आज जो हमें सिर्फ बात करनी है वो किसकी बात करनी है, स्थायी पवनों की। और जो वायुमंडल दाब पेटियां हम पढ़ेंगे उनके अंदर जो पवनें चलेंगी, जो अंदर जो पवनें आपको मिलेंगी वो कौन सी पवनें मिलेंगी, स्थायी पवनें। आइए शुरू करते हैं वायु दाब पेटियां। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वायु दाब पेटियों की संख्या कितनी है, तो वायु दाब पेटियां कितनी है, 7। वायु दाब पेटियां कितनी हैं, वायु दाब पेटियां कितनी हैं, तो कितनी बताएंगे, 7। दूसरी बात, ये 7 जनरेट कैसे हुई, यानी कि ये जो 7 पेटियां हैं ये बनी कैसे। तो इसकी अगर मैं बात करूं 7 पेटियों की, तो ये कुछ इसमें गति जनित हैं और कुछ ऐसी कैसी हैं इसमें ताप जनित हैं। तो ताप जनित अगर मैं पेटियों की बात करूं, ताप जनित कितनी है, 3। और गति जनित कितनी है, गति जनित तो कितनी बता देंगे हम, 4। यानी कि 4 जो जनरेट हुई वो गति के कारण हुई और इधर 3 जो जनरेट हो रही हैं वो ताप के कारण हो रही हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ कौन सी पेटी है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उनको साथ लेके हम टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, हमारा ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया अपना साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट पश्चिम और ये हो गया ईस्ट पूरब। फिर सुनिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के मध्य से होकर मैंने एक ब्लू लाइन खींची है, पृथ्वी के मध्य से होकर लाइन खींची है। तो पृथ्वी को हम इसका पर्यायवाची पृथ्वी का देखें तो क्या है, भू। भू मानी क्या है, पृथ्वी। और भू के मध्य से होके जाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा। अब ये जो भूमध्य रेखा हमने खींची इसी को हम विषुव रेखा कहते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को मैं बोलूं तो 0 डिग्री अक्षांश है, यही रेखा हमारी विषुव रेखा है और यही रेखा क्या है, भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण में हम 5 डिग्री अक्षांश चलें। तो उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांश, यहाँ पे एक पेटी का निर्माण होगा। यहाँ पे जो पेटी का निर्माण होगा वो कौन सी पेटी होगी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी है, देखते हैं, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। कारण क्या है, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश हर समय का मतलब वर्ष भर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होता है और जो गर्म होगा वहां वायु नहीं होगी, कम होगी।
यानी वायु की अधिकता कहाँ होगी, जो ठंडा क्षेत्र है, जो क्षेत्र गर्म है, वहां वायु कम होगी। अब जब यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो जो सूर्य के सामने आएगा बचेगा नहीं, जो वायु के कण हैं वो यहाँ से पलायन कर जाएंगे और पलायन करके पृथ्वी के दोनों तरफ ये उतर जाएंगे। कहाँ उतरेंगे, इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे। यहाँ से वायु हल्की हुई और ऊपर उठ गई, यहाँ पे क्या बचा, एक खाली स्थान बचा, ड्रम बचा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डोल ड्रम पेटी, डोल ड्रम पेटी। और जब यहाँ वायु नहीं है इसका मतलब ये कौन सी पेटी हो गई, शांत पेटी। यानी शांत पेटी बोले, डोलड्रम पेटी बोले, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी बोले, तो ये कौन सी पेटी है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के मध्य जो पेटी बनेगी वो कौन सी होगी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, डोलड्रम पेटी या शांत पेटी। अब देखो ये यहाँ ये पेटी जो बनी वो किसके कारण बनी, ताप के कारण। तो ये ताप जनित हो गई, तो ताप जनित में पहली मैंने लिख दी डोल ड्रम पेटी, डोल ड्रम पेटी। कौन सी पेटी हो गई, डोल ड्रम पेटी। इसके हेलो, हाँ देखो ये पेटियां कितनी हो गई अपनी, 7 प्रकार की, एक ताप जनित और दूसरे प्रकार की कौन सी, गति जनित। यानी गति के कारण जो पेटियां बनी वो गति जनित हो गई, ताप के कारण जो पेटियां बनी वो कौन सी हो गई, ताप जनित। हम गति के कारण कौन सी बनी, कैसे बनी, ताप के कारण कैसे बनी, तो जहां सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वहां पेटी बनी, जहां सूर्य का टेम्परेचर कम हुआ वहां पेटी का निर्माण हुआ। सूर्य का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर जो पेटी बनी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसी को कहते हैं डोल ड्रम पेटी। वायु नहीं है इसलिए इसको क्या कह दिया, शांत पेटी। इसके अलावा ये जो ध्रुव हैं, इन ध्रुवों पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं जाती, इन ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं। ये यहाँ पे कैसे क्षेत्र होगा, ठंडा क्षेत्र होगा, ठंडा क्षेत्र होगा तो वायुदाब पेटी जो यहाँ बनेगी वो उच्च वायुदाब पेटी बनेगी, उच्च वायुदाब पेटी। ये भी कैसी हो गई, उच्च वायुदाब पेटी। यानी पेटियों की अगर हम बात करें तो ताप जनित कितनी हो गई, 3 हो गई। एक तो डोलड्रम पेटी या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी या शांत पेटी। दूसरी कौन सी हो गई, ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। अब उच्च वायुदाब पेटी 2 हो गई, एक उत्तरी ध्रुव पर और दूसरी दक्षिण ध्रुव पर। इसका मतलब ये कितनी हो गई, 3। यानी एक नॉर्थ वाली हो गई, उत्तर वाली हो गई और एक साउथ वाली हो गई। दोनों ही क्या कहलाएंगी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ही कहलाएंगी। इसके अलावा गति के कारण, अब गति के कारण कौन कौन सी पेटी बनी, गति के कारण 4 पेटियों का निर्माण हुआ। 4 दाब पेटियां कौन कौन सी हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले याद करने का तरीका आप सुनिए, निम्न है तो यहाँ पे कौन सी होगी, उच्च होगी। यहाँ उच्च है तो यहाँ कौन सी होगी, निम्न होगी। फिर कौन सी होगी, उच्च होगी। यही सीक्वेंस नीचे चलेगा। यहाँ पे ये निम्न वायुदाब पेटी है तो ये कौन सी हो जाएगी, उच्च वायुदाब। इसके बाद फिर कौन सी हो जाएगी, निम्न वायुदाब। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, उच्च वायुदाब। इसके नाम क्या हैं, नाम की अगर हम बात करें तो नाम को हम देख लेते हैं। नाम में अगर हम देखें तो ये होगी उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसके बाद इसकी हम बात करें तो ये भी कौन सी होगी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ये कौन सी होगी, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये भी कौन सी होगी, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके अलावा और कौन कौन सी पेटियां बनेंगी उनकी हम बात कर लें तो 7 पेटियां हो गई। फिर से आप देखिए, गति जनित कौन कौन सी हो गई, 1 2 3 4, यानी कि उपोष्ण उच्च और उपध्रुवीय निम्न। ये कैसी पेटी हो गई, गति जनित। ताप जनित कौन कौन सी हो गई, 2 ध्रुवीय हो गई और 1 भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी हो गई। अब गति के कारण पेटी, ये तो समझ में आता है कि जहां ताप ज्यादा हुआ वहां निम्न वायुदाब पेटी बनी, जहां ताप कम हुआ वहां निम्न वायुदाब पेटी बनी, जहां ताप ज्यादा हुआ
वहाँ निम्न वायुदाब, और ताप जहाँ कम हुआ वहाँ उच्च वायुदाब। अगर हम गति जनित देखें तो जो पृथ्वी घूमती है, घूर्णन करती है, इसके घूर्णन के कारण जिन पेटियों का निर्माण हुआ उन्हें गति जनित कहा गया। अब गति जनित घूर्णन के कारण क्यों? जैसे पृथ्वी जब घूमती है तो वायु उसके साथ घूमती है। जैसे अगर हम किसी बर्तन में पानी रख लें और बर्तन को घुमाएं तो पानी भी बर्तन के साथ घूमता है। इसका मतलब ये जो घूम रहे हैं इन पे एक बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, उस बल की बात कर लें तो इन पर जो लगने वाला बल है उस बल को हम क्या कहेंगे बताइए? इन पे लगने वाला जो बल होगा उस बल को हम क्या कहेंगे? कोरोलिस बल। क्या कहेंगे? कोरोलिस बल। देखो, यानी कि ये जो हवाएं घूमती हैं इस बल, किस बल के कारण घूमती हैं? कोरियोलिस बल के कारण। किस बल के कारण घूमती हैं? कोरियोलिस बल के कारण। अब कोरियोलिस बल के कारण जो घूम रही हैं ये किस दिशा में घूमेंगी, इसका नियम किसने बता दिया? फेरल और वाइज बैरल ने। फेरल ने क्या बताया कि जिधर से हवा चल रही है उधर पीठ करके हम खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम हैं तो हवाएं दाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो हवाएं बाईं ओर मुड़ेंगी। यही बात वाइज बैरल ने कही। इसने उल्टा करके कह दिया कि जिधर से हवा आ रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाएं और उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हवाओं को बाईं ओर मोड़ दें और दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो हवा को दाईं ओर मोड़ दें। दोनों ने एक ही बात कही है, कोई नई बात नहीं कही। इसके अलावा देखो, अभी हवाओं को मोड़ के दिखाते हैं, घुमा के दिखाएंगे। यहाँ पे जिस टॉपिक को हम पूरा कर रहे थे उसको थोड़ा देखिए। ये पेटियों की बात कर रहे हैं, पेटियां आपको समझ में आ गई होंगी। 7 पेटियां हो गई। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सुनिए। इस पेटी को हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश नोट कर लेना इसको। यानी अश्व अक्षांश कितने अक्षांशों के मध्य है? तो हमें बताना है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अश्व अक्षांश कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य है? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। इसके अलावा दूसरी बात, इन जो पेटी है इन एक एक पेटी को हम पढ़ेंगे और पेटी कहाँ से कहाँ तक है वो देखना है। अगर डोल ड्रम पेटी का विस्तार पूछा जाए तो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। अगर आपसे पूछा जाए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसका विस्तार कितना है? तो 30 से 35। इसी को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश। इसके नीचे देखें हम, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार कितना है? 60 से 65। इसके अलावा जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 85 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही बताने हैं। इसके अलावा अब हमें जो देखना है वो यहाँ पे देखना है वायु, यानी पवनों को देखना है। और पवन हमने अभी स्थायी पवनें जो पढ़ी थी वो कितनी थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। इन पवनों को हम देखते हैं। इसमें यहाँ जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो आपको, कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो हवाएं जो चलेंगी वो उच्च दाब से कहाँ को चलेंगी? निम्न दाब की ओर चलेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। अब देखो, जहाँ तापमान कम हुआ वहाँ क्या होगा? लो प्रेशर होगा। जहाँ तापमान अधिक हुआ वहाँ लो प्रेशर होगा। जहाँ तापमान कम हुआ वहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। अब ताप के कारण कौन कौन सी बनी? एक तो ये ताप जनित थी, तो ताप जनित है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। क्या होगा? निम्न वायुदाब। यहाँ पे कौन सा होगा? उच्च वायुदाब। यहाँ फिर निम्न और यहाँ फिर उच्च। इसी तरीके से यहाँ निम्न है तो यहाँ उच्च हो गया, यहाँ से फिर निम्न हो गया और यहाँ फिर उच्च हो गया। अब देखो, वायु हमें चलानी है। वायु कैसे चलाएं? तो वायु के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? हाई प्रेशर से कहाँ जाएंगी? लो प्रेशर की ओर जाएंगी। चला के देखते हैं। देखो, यहाँ जो वायु उठी वो दोनों ओर उतरी और यहाँ क्या बन गया? उच्च प्रेशर बन गया। अब हवाएं यहाँ से जो चलेंगी वो इधर चलनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए वो इधर आनी चाहिए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आनी चाहिए। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण
क्या होगी, हवाएं घूम जाती हैं। और हवाएं जो घूमती हैं वो किस बल के कारण घूमती हैं, कोरियोलिस बल के कारण घूमती हैं। किस दिशा में घूमती हैं, ये बात किसने बताई, फेरल ने बताई। और वाइसबेरल ने, फेरल ने क्या बात बताई थी, जिधर से हवा चल रही है उधर पीठ करके खड़े हो जाएं और उत्तरी गोलार्ध में हम दाईं ओर मोड़ दें, दक्षिणी गोलार्ध में हम बाईं ओर मोड़ दें। देखते हैं, यहाँ से हवा चली, यहाँ से हवा चली तो ये कौन सा गोलार्ध है, 0 डिग्री के नीचे है दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध में फेरल ने, अभी फेरल का नियम मैंने बताया था, दिखाया था, किधर मोड़ेंगे, बाईं ओर। और उत्तरी गोलार्ध में किधर मोड़ेंगे, दाईं ओर। तो इससे हमने इधर को मोड़ दो, इस बाईं ओर मोड़ दें दक्षिणी गोलार्ध में। जिधर से हवा चल रही है उधर अगर हम पीठ करके खड़े हैं तो किधर मोड़ दें, इधर। इधर से हवा आ रही है, पीठ के पीछे से आ रही है, तो बाईं ओर मोड़ दें। अगर इधर हम खड़े हैं उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री से ऊपर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, तो किधर मोड़ेंगे, दाईं ओर। यानी यहाँ से जो उच्च प्रेशर से जो हवाएं चल रही हैं वो ऐसे अगर मैं खड़ा हूँ तो दाईं ओर मुड़ेंगी। ये इनकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से। इसी तरीके से ऊपर वाले में देख लो, ये उच्च है, ये निम्न है, तो हवाएं उच्च से निम्न की ओर चलेंगी। अब ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेंगी, दाईं ओर। तो दाईं ओर ये हवा इधर ना जाके कैसी जाएगी, ऐसी। ये हवा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पवनें कैसी चलेंगी, इस तरीके से। इसी तरह यहाँ निम्न है, यहाँ उच्च है, तो इधर जो हवाएं चलेंगी, इधर दक्षिणी गोलार्ध में हम किधर देखें, दाईं ओर। इधर से आ रही हैं, पीठ पीछे अगर हवाएं चल रही हैं तो दाईं ओर मोड़ दें, ये किधर को मुड़ जाएंगी, इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से इसको देख लो, दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ेंगी, बाईं ओर। अब इधर से इधर को हवा चल रही है, इधर हवा चल रही है, तो ऐसे पीठ है तो किधर जाएंगी, बाईं ओर। ये हवाएं कैसे जाएंगी, उच्च से निम्न की ओर आएंगी, तो इस तरीके से मुड़ जाएंगी। इसी तरीके से इधर से जो जाएंगी वो बाईं ओर मुड़ेंगी, तो किधर जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक एक पवनों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पवन है, ये वाली, इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। और व्यापारिक पवनें जो चल रही हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सन्मार्गी पवनें, सन्मार्गी पवनें, सन्मार्गी पवनें बोलें या फिर इनको हम व्यापारिक पवनें बोलें। अब इनसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पे मैं सीधा आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये कितने अक्षांशों के मध्य बहती हैं या कितने अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो कितने अक्षांशों के मध्य, देखो 5 से 30, किसके, 5 डिग्री से 30 डिग्री, 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश दोनों ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में। देखो ये हमारा 0 से 5 था और ये हमारा 30 से 35 है, तो यहाँ 30 और 5 के बीच, या मैंने इसको ऐसे लिख दिया है 30 डिग्री नॉर्थ से, सॉरी 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच दोनों ओर जो हवाएं चलेंगी वो कौन सी होंगी, व्यापारिक पवनें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इनकी दिशाओं को लेकर, डायरेक्शन को लेकर। अगर हम दिशा की बात करें तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और दूसरा बनेगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, तो यहाँ दिशा हमें बतानी है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में ये व्यापारिक पवनें हैं वो इस तरीके से आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं आपको, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 5 से और 30 के बीच हवाएं हैं वो इस तरीके से चल रही हैं, यानी कि उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में हो जाएंगी उत्तर पूरब से, नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनों की दिशा होगी वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यानी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। इसी तरीके से अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में ये हमारी व्यापारिक पवनें हैं, और ये भी व्यापारिक पवनें किस किस के बीच हैं, 5 डिग्री से 30 डिग्री साउथ में। तो इनकी जो डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है वो इस तरीके की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन इस तरीके की है, ये दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब से
उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। यानी इधर से देखें तो ये दक्षिण पूरब से किधर जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर। ये एक तो दिशाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है, व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। अभी हम अगली पवनों की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं दूसरी पवनों की बात करूं तो दूसरी पवनें जो हमारी हैं वो कौन सी होंगी, पछुआ पवनें। कौन सी पवनें होंगी, पछुआ पवनें। कौन कौन सी हैं, एक तो ये, इन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है, पछुआ पवनें। और दूसरी ये वाली हमारी, ये भी कौन सी हो जाएंगी, पछुआ पवनें। तो अगर मैं पछुआ पवनों की बात करूं तो ये कितनी डिग्री अक्षांशों के मध्य हैं पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें आप देखिए, ये 35 से 60 के बीच चलती हैं। यानी 35 डिग्री से 7 डिग्री नॉर्थ साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में ये कितनी डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलेंगी। इधर आप देख लो पछुआ पवनें 30 से 60, ऊपर आप देख लो 30 से 60। ये कौन सी पवनें हैं, पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य हैं, तो 35 से कितना बताना है हमें, 60 डिग्री अक्षांश बताना है। अब इनकी दिशा जो पूछी जाती हैं, उन दिशाओं की अगर हम बात कर लें, पछुआ पवनों की दिशाएं, तो सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें, उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद हमें बात जो करनी है वो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में देखूं तो पछुआ पवनें जो चल रही हैं, इनकी डायरेक्शन आप देखिए, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पछुआ पवन जो चली वो किस डायरेक्शन में चली, ये देखिए इस तरीके से, तिरछी तिरछी। तो इस तरीके से अगर चलेगी तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से साउथ वेस्ट से उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। फिर देख लीजिए कि जो पछुआ पवनें हैं इनकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा ये वाली है। तो ये वाली कौन सी दिशा है, इसमें अगर मैं दिखाऊं तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को देखूं तो ये पछुआ पवनें हैं और इनकी दिशा जो है वो किस तरीके की है, इसको देखिए इस तरीके से ये पछुआ पवनें चल रही हैं। तो ये क्या हो गई, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम से कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा अगर मैं बात करूं, अब अपनी कौन सी बची, ये 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनों की अगर मैं बात करूं, इसको देख लेते हैं। ध्रुवीय पवनें कौन कौन सी हैं, किस तरीके से चलती हैं, कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। तो यहाँ इनकी बात करें तो ये कौन सी हैं, ध्रुवीय पवनें। इसके अलावा अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी कौन सी हैं, ध्रुवीय पवनें। अब ध्रुवीय जो पवनें हैं इनकी हम बात करें, ध्रुवीय पवनें ये कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं, तो 85 से हमें बताना है 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य। दोबारा देखिए, यानी 65 से बताना है, इसको करेक्ट कीजिए, 65 डिग्री अक्षांश से 85 डिग्री अक्षांश। हो सकता है कहीं 90 लिखा हो, वो भी सही है। 65 डिग्री अक्षांश से कितना, 85 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये चलती हैं। यहाँ भी 85 है और कितना है 65। ये 60 से 65 ये है, तो 65 से 85 तक ये चलेंगी। कौन सी पवनें, ध्रुवीय पवनें। अब ये ध्रुवीय पवनें हैं ये तो अक्षांश हो गए। इसके अलावा अगर मैं इनकी दिशा की बात करूं तो दिशा के बारे में दोनों गोलार्धों में देखना है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें
उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन देखिए, यहाँ से ये चल रही है, इस तरह की डायरेक्शन है और इस तरह की डायरेक्शन ये होगी, ये वाली। तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में अगर मैं इनकी दिशा देखूं तो ये वाली डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, तो ये इस तरह की होगी और इस तरह की डायरेक्शन होगी, तो ये दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, उनकी और हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिए फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गरजता चालीसा किस गोलार्ध में, जो गरजता चालीसा पवनें हैं वो किस गोलार्ध में चलती हैं, तो क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछा जाए प्रचंड पचासा किस गोलार्ध में चलती हैं या कितने अक्षांशों पे चलती हैं, तो इनकी हमें थोड़ी बात करनी है। यहाँ पे थोड़ा नोट करके आप लिखिए, पवनों की गति, पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होती है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वायु जो पछुआ पवनें हैं या फिर व्यापारिक पवनें हैं या फिर ध्रुवीय पवनें हैं, तो किस गोलार्ध में इनकी जो गति है वो अधिक होगी, तो आंसर आपको देना है दक्षिणी गोलार्ध में। कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है उसमें स्थल खंड कम है, स्थल भाग कम है, जल भाग ज़्यादा है, और स्थल भाग वायु के लिए अवरोध पैदा करता है, जल भाग अवरोध पैदा नहीं करता। तो समुद्र है, कोई अवरोध होगा नहीं दक्षिणी गोलार्ध में, तो वायु की गति कैसी रहेगी? तीव्र रहेगी। तो वायु की गति तीव्र कौन से गोलार्ध में होती है? तो आंसर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र रहती है, तो वायु की तीव्रता के कारण कुछ यहाँ पे विशेष नाम पवनों को दे दिए गए हैं, और वो विशेष नाम क्या हैं? गरजता या दहाड़ता चालीसा, गरजता या फिर दहाड़ता चालीसा, गरजता या दहाड़ता चालीसा ये किस गोलार्ध में चलती हैं? तो पहली बात तो आंसर हमें देना है दक्षिणी गोलार्ध में। कितने डिग्री अक्षांश पे चलती हैं? तो चालीसा से आपको समझ में आ रहा होगा 40 डिग्री साउथ पर चलती हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। ये प्रचंड पचासा पवनें हैं, ये भी कौन से गोलार्ध में चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में कितने डिग्री पर चलती हैं? तो 50 डिग्री साउथ में चलती हैं। 50 डिग्री एस लिख दिया है, एस का मतलब साउथ, 50 डिग्री साउथ में चलती हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है, वो कौन सा है कि जो पवनें चलती हैं तो इंसान की, आदमी की चीख निकल जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? चीखता साठा, चीखता साठा, चीखता साठा। ये जो पवनें हैं ये भी कहाँ चलेंगी? दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी। और कितने डिग्री अक्षांश पर चलेंगी? तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? चीखता साठा। ये हमारा जो टॉपिक था, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम फिर से नए टॉपिक पे बात करेंगे, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो स्थानीय पवनें हैं। स्थानीय पवनों के अंतर्गत हम दैनिक पवनों को पढ़ेंगे, और दैनिक पवनों के साथ साथ गर्म वायु, ठंडी वायु, यानी गर्म पवनें किस देश में चलती हैं, ठंडी पवनें किस देश में चलती हैं, इन टॉपिकों पर हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।